अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो आज बनाई है क्योंकि मैं कुछ ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार आया काफ़ी दिन। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ साउथ अफ्रीका के बारे में। आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे टोटली साउथ अफ्रीका के बारे में कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे हासिल किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की एम्बेसी ओपन हो चुकी है? अगर ओपन हो चुकी है तो क्या अभी हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या एम्बेसी हमें वीज़ा दे रही है, और इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका की एम्बेसी के बारे में। तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका की एम्बेसी जो है पाकिस्तान में ओपन है। ये नहीं है कि आप बाई हैंड जाके वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते, फडेक्स के ज़रिए ही करवाते हैं। पहले भी लोग जेरी के ज़रिए, जेरी फडेक्स लाहौर में या कराची में, वहाँ पे लोग सबमिट करवाते थे, वहाँ से ही वीज़ा लगता था। अब भी उसकी यही सिचुएशन है। उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी $50 की है ऑलमोस्ट। वो आप ख़ुद भी ऑनलाइन जो है वो बुक कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है। उसमें आप अपनी आईडी बनाएंगे VFS ग्लोबल में, तो वहाँ से ही आप इसकी जो है बुकिंग करेंगे। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की एम्बेसी ओपन है। जो लोग कहते हैं वीडियोस में, अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं आजकल में जिनमें लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी एम्बेसी ओपन नहीं है, ना ही कोई एम्बेसी वीज़ा दे रही है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान को वीज़ा दे रही है और ओपन भी है, और इसके कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। और उसके बाद ये वीज़े जो है लग भी रहे हैं इसके। ये नहीं है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, नहीं, ये साथ वीज़ा भी दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इन दिनों में वीज़ा लगवाया है, और मैंने ख़ुद भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाए हुए हैं। तकरीबन 1 वीक हो चुका है, इंशाल्लाह मंडे को कॉल आ जाएगी। आज तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं सबमिट करवाए। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये वीज़ा हासिल कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले उसमें शामिल है कि जी आपका जो पासपोर्ट है वो किसी भी कंट्री है, बेशक साउथ अफ्रीका या कोई भी कंट्री है, ये तो हर बंदा ये बात जानता है कि उसके लिए जो आपका पासपोर्ट है वो 6 माह वैलिड होना चाहिए। मतलब कि उसको एक्सपायर होने में भी 6 माह रहते हों, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें जो पिक्चर की रिक्वायरमेंट है वो आपकी होनी चाहिए 35x45 की वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसमें मतलब कि वह अक्सर पिक्चर्स के साथ ना होता है बॉर्डर होता है, इसमें बॉर्डर भी नहीं होना चाहिए। नॉन ग्लॉसी जो है वो होना चाहिए, इसका पेपर होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, मतलब कि ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं जी साउथ अफ्रीका का आपने वीज़ा अप्लाई करना, उसके लिए आपको 15-20 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए। 8 लाख रुपये इनफ बहुत होता है, क्योंकि ये आप उनको शो करवाते हैं कि हमने जब साउथ अफ्रीका घूमने जाना है तो हमारे बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट है कि हम अपना ख़र्चा वहाँ जाकर खुद उठा सकते हैं। तो वो आप उसको साथ अटैच करते हैं, तो वो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट साथ लगाते हैं। उसके बाद आपका CNIC की कॉपी चाहिए होती है। 3 पिक्चर चाहिए होती हैं, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ 3 पिक्चर चाहिए होती हैं। अक्सर लोग 4 बनाते हैं, तो वो 2 ही यूज़ होती हैं उनकी, वो 2 ही लेते हैं फडेक्स वाले। तो आप 4 पिक्चर बनवा लें, 2 वो लग जाएंगे साथ। उसके बाद पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है, मैं जब अप्लाई करने गया था, जब मैंने वहाँ सबमिट करवाए थे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो जेरी वालों ने कहा था कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैंने वो साथ लगा दिया था। और एक और मज़े की बात, जो मैं अक्सर ऐसे किया करता था कि पोलियो वैक्सीन का कार्ड बनवा लेना, तो जब किसी एम्बेसी का वीज़ा अप्लाई करना होता था तो साथ लगा देता था वो ओरिजिनल ही। लेकिन वो ओरिजिनल साथ नहीं लगाते, उसकी कॉपी साथ लगाते हैं, क्योंकि जो वो आपका पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है वो तकरीबन एक साल के लिए जो है वैलिड होता है। आप 1 साल तक वो जो है यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको दोबारा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो सबसे मतलब कि अलग चीज़ है बाकी एम्बेसियों की निस्बत, जो रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं, और इसमें सिर्फ एक चीज़ की जो ज़्यादा मतलब कि आप समझ लें कि एक ज़्यादा आपका पेपर है, वो सिर्फ यह है कि इसमें आपको बयान हल्फी साथ लगाना पड़ेगा। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर कचहरी से लेके किसी रजिस्ट्रार से वो स्टाम्प पेपर लें, उसको फिर जब वो कहते हैं अटेस्टेड करते हैं, अमूमन हम लोग वहाँ से लेते हैं, तो वो सिंपली पाकिस्तान में यूज़ के लिए वो अटेस्टेड करते हैं। लेकिन आपने नोटरी रिपब्लिक की स्टैंप लगवानी है, उसके ऊपर आपने उनको बताना है कि हमने बाहर जाना है, उसके लिए हमने बयान हल्फी जो इसके ऊपर लिखना है। तो इसलिए इसके ऊपर जो आप स्टैंप लगाएंगे तो वो नोटरी रिपब्लिक की लगाएंगे, क्योंकि बाहर के लिए वो यूज़ होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, बैंक स्टेटमेंट हो गई, कंपनी लेटर हेड। अगर आप
कोई बिजनेसमैन है तो आपके पास कंपनी का लेटर हेड होगा। जो लेटर हेड है उसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट लेटर लिखना है एम्बेसी को कि हम क्यों जा रहे हैं, हमें आप क्यों वीज़ा दें। उसके ऊपर आपकी आईडी मतलब कि पासपोर्ट की डिटेल होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हम क्यों जा रहे हैं, कितने दिन रहने जा रहे हैं और हम अपना ख़र्चा खुद उठा रहे हैं। उसके अंदर सब कुछ लिखेंगे कि साथ हमने होटल बुकिंग भी अटैच की है। तो दोस्तों, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपकी NTN की कॉपी भी साथ लगेगी। टैक्स रिटर्न अगर आपकी हैं तो वो भी साथ लगेंगी। उसके बाद अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कोई ज़री ज़मीन हो जाए, बेशक कोई ये हो जाए, ये कमर्शियल ज़मीन हो जाए, उसकी जो फ़र्द होगी उस फ़र्द को ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में उसके ऊपर नोटरी रिपब्लिक की अटेस्टेशन की स्टैंप लगेगी, वो आप साथ लगा सकते हैं। वो आप साथ लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी साथ लगेगी। ये अगर आपके पास हैं तो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ये समझ लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मतलब वीज़ा लगने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोगों के पास नहीं होती। उसके बाद आप अपने साथ FRC लगाएं अपनी फैमिली के साथ। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो साथ MRC भी लगाएं, मैरिज सर्टिफिकेट जो लगता है, जो नादरा की तरफ से मिलता है वो साथ लगाएं। FRC जो नादरा की तरफ से मिलती है और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो यूनियन कौंसल से मिलता है, वो साथ लगाना होता है। उसके बाद बात आती है अगर आपके पास कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि अगर आपके पास कोई डिग्री है, मतलब आपने बैचलर किया हुआ है, 4 ईयर की कोई डिग्री है, उसकी आप डिग्री भी साथ लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो मैंने भी साथ लगाए हैं। इससे ये है कि आपका जो है एक फ़ाइल जो है अलग नज़र आती है कि आपने इसके अंदर अलग से डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए हैं, क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स तो सब लोग लगाते हैं। और दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें इसकी जो है रेगुलर साथ लगती हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, इसका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरह का होता है, ये इस तरह का इसका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है साउथ अफ्रीका की एम्बेसी के लिए। ठीक है, इसके 1, 2 और ये 3 पेज होते हैं इसके एप्लीकेशन के, जिसके अंदर आपके सारी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद ये एक चेक लिस्ट होती है जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए हैं उन्होंने साथ। अगर जो लगे हैं साथ उसके ऊपर टिक करना होता है। जो आपके पास नहीं होते उसके ऊपर NIA लिखना होता है उसके आगे। ठीक है, नीचे डेट और सिग्नेचर आपने करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, होटल बुकिंग करवानी होती है आपने। आप लोग खुद भी होटल बुकिंग करवा सकते हैं agoda.com से। ये देखें, इस तरह होटल बुकिंग होती है आपकी। ठीक हो गया। उसके बाद एयर टिकट रिज़र्वेशन कंफर्म ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो आप जो रिज़र्व करवाते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी से रिज़र्व करवा लें, या फिर आप ख़ुद उसको मतलब कि कर सकते हैं, रिज़र्व कर सकते हैं। अगर आपको करनी आती है तो बहुत इजी है। ये देखें, ये होटल रिज़र्वेशन एयरलाइन की रिज़र्वेशन है। उसके अलावा जो साथ ये थी तकरीबन इसके जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको साथ एक्स्ट्रा बताए भी हैं प्रॉपर्टी के, अगर आपके पास हैं तो ठीक है। अगर किसी चीज़ की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अगर वो भी हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद NTN नंबर जो है, अगर आप बिज़नेस में हैं तो NTN नंबर ज़रूरी है। लेटर हेड आपका ज़रूरी है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में तो उस कंपनी का जो लेटर हेड है उसके ऊपर आप रिक्वेस्ट लेटर जो है ना लिखवाएंगे उनकी तरफ से, अपनी कंपनी के मैनेजर की तरफ से, कि ये बंदा छुट्टी के, इस बंदे की इतनी देर की छुट्टी है, ये बंदा टूर पे जाना चाहता है, तो ये हमारे अंडर ही काम करता है। उसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी होगी। तो जो दोस्तों आप अपॉइंटमेंट लेते हैं साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए, जिसकी आप $50 फ़ीस जो है वो पे करते हैं, वो जो है अपॉइंटमेंट वो इस तरह की अपॉइंटमेंट है। ठीक है, ये जब आप ऑनलाइन इसका पे करेंगे तो तकरीबन ये आपको 1-2 घंटे में वो आपको ईमेल कर देंगे। तो इसको आप प्रिंट आउट लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करें, उनको एक साथ कंबाइन करें और उसको जेरी के ऑफ़िस लाहौर ले जाएं। अगर आप कराची से हैं तो कराची में भी इसका ऑफ़िस है, आप वहाँ जाके सबमिट करवा दें। जो ये जेरी फेडेक्स की फ़ीस है, ये 9,000 रुपया तो वो अपने अपॉइंटमेंट का लेंगे
जो अपॉइंटमेंट आपने बुक की है, तो उसी में उनकी फ़ीस होगी जहरी की भी, मींस के अपॉइंटमेंट और उनकी फ़ीस, ये दोनों एक चीज़ ही हैं। 9,000 रुपया, मतलब $50 जितने भी बनते हैं। अब ये जब आप पे करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो कन्वर्ट होकर US डॉलर में जो आपके कटेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा टैक्स भी उसके ऊपर लगेगा। आलमोस्ट तकरीबन 8,500 रुपया बन जाता है। उसके बाद जो वहाँ की एम्बेसी की फ़ीस है वो 3,700 रुपीज़ है, मतलब 3,700 रुपये जो है वो आपकी फ़ीस है। मीन्स कि आपका वीज़ा बिल्कुल, मतलब कि ये 13-14 हज़ार रुपये का ख़र्चा है, तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस वक्त साउथ अफ्रीका जो वीज़ा दे रहा है, तो इंशाल्लाह 5-6 या 7 दिन के अंदर वीज़ा लग जाता है। अमूमन अब आजकल तो जिन लोगों के पास मतलब कि बिल्कुल भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके भी वीज़े लगे हैं, ठीक है। तो अगर 2-3 जगह की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर तो आपके चांस बहुत अच्छे हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनका फ़्रेश पासपोर्ट है बिल्कुल, और उनके भी वीज़े लगे हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका की एम्बेसी बिल्कुल ओपन है, आप वीज़ा अप्लाई करें, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आप ये है कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ आगे जाके साउथ अफ्रीका में पहुँच के अब वहाँ से जो 7 कंट्रीज़ हैं, छोटी मोटी जो कंट्री हैं, साथ मोज़म्बिक हो गया, उसका भी आप वीज़ा जो है वो क्या कहते हैं, बाय रोड जाएँ आप या बाय एयर जाएँ, तो आपको वहाँ ही वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से क्रॉसिंग के दरमियान आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद तंजानिया है, तंजानिया का वीज़ा आजकल जो है ई वीज़ा नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि उनकी वेबसाइट से वीज़ा हासिल करना मुश्किल है ज़रा। तो आपको वो भी जो है रोड क्रॉस के, मतलब कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहाँ आपको वीज़ा मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप साउथ अफ्रीका पहुँच जाते हैं, उसके बाद अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो बाद में किसी और कंट्री का अप्लाई करने के लिए, तो बहुत ईजी है। आप साउथ अफ्रीका जाएँ, वहाँ से बाय रोड आप 3-4 कंट्रियाँ, साथ जो छोटी छोटी कंट्रियाँ मज़ीद, आप उनको विज़िट करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ। ये इस वक्त आपका बहुत सुनहरी मौका है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कर सकते हैं। आजकल जो है मतलब कि इजिप्ट के वीज़ा भी खुले हुए हैं। इंशाल्लाह इजिप्ट के बारे में भी हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी इजिप्ट के बारे में होगी, उसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, बस यही डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स और नहीं है इसके साथ। डरने डराने की कोई बात नहीं। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई या किसी चीज़ में आप हेल्प मांगते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो बस इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।